जातिगत राजनीति के बारे में अब तक हम बिहार की बात करते थे। बिहार में बहुत ही जातिगत राजनीति चलती है। जाति के सिवा बिहार में वोटिंग ही नहीं होता, राजनीति भी आगे नहीं बढ़ती। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी जातिगत राजनीति होती है, ऐसा कहा जाता है। मतलब यादव, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, भूमिहार, खास करके ये वाले फैक्टर जो बहुत बड़ा काम करता है, ये जातिगत राजनीति भी बहुत चलती थी। लेकिन महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र की राजनीति को पुरोगामी राजनीति कहते थे। मतलब जहां जात, धर्म, पंथ का विचार नहीं होता है, जहां सुधारणावादी मतों का विचार होता है, ऐसे कहा जाता था। लेकिन ये बातें बस किताबी की किताबी रह गई है। आजकल जातिगत राजनीति बहुत बढ़ रही है और इसी के कारण महाराष्ट्र की राजनीति में पार्टियां भी बहुत बढ़ रही है। शिवसेना जो पहले हिंदुत्व की बात करती थी, हिंदुत्व की बात करने वाली महाराष्ट्र में दो पार्टियां, एक भारतीय जनता पार्टी और एक शिवसेना। जो शिवसेना पहले हिंदुत्व की बात करती थी, वो शिवसेना अब हिंदुत्व को छोड़ चुकी है, वो मुस्लिम अनुनय करने लगी है। और वो क्यों, ये हमने पहले देखा भी है। शिवसेना टूट गई हिंदुत्व का साथ छोड़ने के कारण और एक शिवसेना बन गई, जो शिवसेना अब हिंदुत्व की बात करती है। शिवसेना यूबीटी शिवसेना। जितने भी राजनीतिक दल टूटते जा रहे हैं और सबसे बड़ा राजनीतिक दल जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में जातिगत राजनीति का मानो एक तूफान सा लाया, वो है एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन के साथ ही महाराष्ट्र में जातिगत राजनीति वान पर थी। मानो महाराष्ट्र की राजनीति में बस जाति ही जाति चलती है, ऐसे भी दिखने लगा। शरद पवार के पार्टी स्थापन करने तक सारी जातियां मिलजुल कर चलती थी और इक्का दुक्का कहीं पर जातिगत आरोप हुआ करते थे। बस ब्राह्मण एक कम्युनिटी ऐसी थी जिनके ऊपर आरोप लगाए जाते थे। लेकिन शरद पवार को जैसे ही मराठा पॉलिटिक्स की याद आई, हर जाति एक दूसरे की दुश्मन हो गई। फिर शरद पवार की पार्टी भी टूट गई और एनसीपी शरद पवार, ऐसी दो पार्टियां बन गई। अब शिवसेना की दो, एनसीपी की दो। ट्रेडिशनली कांग्रेस तो महाराष्ट्र में है ही और भारतीय जनता पार्टी तो है ही। अब महाराष्ट्र की राजनीति में 6 पार्टियां बड़ी बन गई। मैं बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूं और 7.5 क्यों कह रहा हूं, यह भी आपको पता चलेगा। ये 6 पार्टियों में 3 एक तरफ हो गई, जिसे महायुति कहा जाने लगा। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और दूसरा एक गठ हुआ जो कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार। अब 6 पार्टियां हो गई, 3 पार्टियां 2 गठों में बट गई। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी है जिनका स्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। इसलिए मैं उनको पूरी पार्टियां नहीं कहूंगा, आधी आधी कहूंगा, क्योंकि ये सारी पार्टियां तो आधी आधी ही है। जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे की पार्टी, पूरे महाराष्ट्र में अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं मनसे को आधी पार्टी कहूंगा। और एक आधी पार्टी है जो प्रकाश आंबेडकर की है। वो बताते तो महाराष्ट्र की बात है, लेकिन उनका प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में भी नहीं है, इसलिए मैं उनको आधी पार्टी में डाल देता हूं। ये 6, ये 2 आधी आधी हो गए 7। और एक राजनीतिक दल उभर रहा है जिसे मराठा आरक्षण के कारण हम सामने आता देख रहे हैं, और वो है जरांगे की मराठा वाली पार्टी, जो पूरी की पूरी जातिगत पार्टी होगी। तो 7.5 पार्टियां महाराष्ट्र के राजनीति में आएंगी। मराठा आरक्षण वाली पार्टी भी आधी ही होगी, क्योंकि कोंकण में अलग कुछ चलता है, विदर्भ में कुछ अलग चलता है, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मनोज जरांगे की चलती है। अब ये 7.5 पार्टियां महाराष्ट्र में बनते जा रही। अगर ये तीसरा गुट बनाकर समझ भी ले लिया कि मनसे हो या वंचित हो या मराठा हो, एक अलग गुट बना के भी लड़ते हैं, तो इनको छोटी छोटी पार्टियां, जैसे शेतकरी कामगार पक्ष हो गया महाराष्ट्र का, बाकी अन्य पार्टियां छोटी छोटी जो होती है, वो इकट्ठा भी हो जाए तो कोई खास बड़ा गुट नहीं हो सकता।
मैं इन सारी पार्टियों को ये आह्वान कर रहा हूं कि चलो आप सब अकेले अकेले लड़ो, दिखा दो दम। किसके बम में कितना दम है ये महाराष्ट्र को अब दिखना ही चाहिए, जरूर दिखना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे का सहारा लेकर फिर एक दूसरे से दुश्मनी करके या दगा करके एक दूसरे से विभक्त होना और किसी और के साथ चले जाना, ये महाराष्ट्र की जनता को अब पसंद नहीं आएगा। क्योंकि 2019 में उद्धव ठाकरे ने जो किया वो तो सबके सामने है। चुनाव तो लड़ा बीजेपी के साथ, लेकिन चले गए कांग्रेस एनसीपी के साथ। इसके कारण वो टूट गए। हर बार किसी ना किसी एक के साथ जाने का वादा कर कर मुकर जाने वाले शरद पवार, क्योंकि शरद पवार 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस के साथ थे, 2014 के इलेक्शन के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए, 2019 में वो शिवसेना के साथ हो लिए। आखिर किसके साइड हो भाई, ये तो शरद पवार को पूछना ही चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैं शरद पवार को सवाल पूछता हुआ तो शरद पवार के लोग मेरे ऊपर बरस पड़ते हैं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जो किसी एक व्यक्ति ने मुझे गूगल पे भेजा है, मैसेज में गंदी गंदी गालियां बकी है। मैं मुझे दी गई गालियां जरूर दिखाता हूं, नाम देख लीजिए, गालियां देख लीजिए, वो गालियां मुझे बताने की जरूरत नहीं। शरद पवार के पार्टी को कुछ भी बोलो तो एक गालियां बकने वाला वर्ग भी यहां पर है। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे व्यक्ति है जिनको किसी से भी परहेज नहीं है। जब वो खुद मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तो जनसंघ को साथ ले लिया था, फिर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया था। जनता दल वाले भी चलते हैं, जनसंघ वाले भी चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले भी चलते हैं, संघ भी उनको अच्छा लगने लगता है, सब कुछ लगने लगता है। शरद पवार उद्धव ठाकरे को ना कहकर फिर उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं। ये शरद पवार की राजनीति। ऊब गए हैं महाराष्ट्र के लोग इस टिकड़मबाजी से, बिल्कुल ऊब गए। तो महाराष्ट्र के राजनीति में ये 7.5 पार्टियां अगर इकट्ठा होकर लड़ेगी तो बहुत अच्छा होगा। न जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को एनसीपी का साथ लेने की, न शिंदे का साथ लेने की, न कांग्रेस को जरूरत होगी उद्धव को संभालने की। फिर उद्धव के नखरे अलग होते हैं, मुझे ही मुख्यमंत्री बना, मुझे ही मुख्यमंत्री बना। फिर एनसीपी को लगेगा कि सुप्रिया सुळे क्यों नहीं बनेगी, शरद पवार को लगेगा सुप्रिया सुळे को बनाना चाहिए। और महाराष्ट्र की राजनीति में न जाने कितने लोग कांग्रेस में बैठे हैं जिनको दिन में भी सपने आते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले कितने हैं। इस सब का एक ही तोड़ होगा और शायद वही होता मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के नेताओं में होने वाले विवाद, शिवसेना एनसीपी के नेताओं में होने वाले विवाद, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में होने वाले विवाद, यही विवाद दर्शाते हैं कि यह अलग अलग लड़ सकते हैं। मेरा अंदाजा तो नहीं है, लेकिन आह्वान जरूर है कि सब लोग इकट्ठा लड़े और महाराष्ट्र के राजनीति में ये 7.5 दिखाई दे। नमस्ते।